हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितनी हमारी लास्ट वीक जितनी भी ऐसी न्यूज़ है जो सुर्खियों में रही है उनके बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है। तो उसका आंसर हमारा बनता है रेड क्लिफ लाइन। उसी तरह जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है दुरान लाइन, ऐसे ही इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो हमारी पहली न्यूज़ बनती है कि फिलीपींस के अंदर एक आर्मी एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हो गया है, जिसके अंदर लगभग 17 लोग मारे गए हैं। फिलीपींस आर्मी का एक जहाज है जिसका नाम है C-130, जिसके अंदर लगभग 85 सैनिक सवार थे। ये प्लेन जोलो आइलैंड पे लैंड होना था, लेकिन किसी वजह से प्लेन में कुछ खराबी आ गई और उसके बाद प्लेन रनवे पे लैंड नहीं हो पाया। इसकी वजह से आखिरकार ये प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन के क्रैश होने के बाद लगभग 40 सैनिकों को इसमें रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं 17 सैनिक ऐसे हैं जो शहीद हो गए हैं। जो ये फिलीपींस का जहाज था C-130, ये साउथ फिलीपींस इसलिए जा रहा था क्योंकि साउथ फिलीपींस के अंदर कुछ कट्टरपंथी मुसलमान रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमेशा अशांति बनी रहती है। तो इसीलिए फिलीपींस की आर्मी को हमेशा वहां पर अपनी सेना को तैनात रखना पड़ता है। वहीं हमारी दूसरी न्यूज बनती है कि इंडिया ने अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए एक नई टेक्निक का यूज किया जिसका नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। इंडिया की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और L&T ने मिलकर एक शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम तैयार किया है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे टफ टेरेन होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उस पे हमारी इंडियन आर्मी इजीली उनको पार कर पाए। इसलिए L&T और DRDO ने मिलकर एक ब्रिजिंग सिस्टम तैयार किया है। और लास्ट फ्राइडे को ही 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय सेना ने अपनी सेना के अंदर कमीशन करे हैं। वहीं L&T कंपनी का ये भी कहना है कि अगस्त तक 30 और शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम भारतीय सेना को मिल जाएंगे। ये लगभग 110 सिस्टम तैयार किए जाएंगे जिनकी कॉस्ट लगभग 492 करोड़ है और इसके ऊपर साइन लास्ट ईयर ही हो चुके थे, लेकिन अब 2023 तक ये सारे सिस्टम भारतीय सेना को मिल जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इंडिया का सबसे पावरफुल टैंक है जिसका नाम है अर्जुन MK-1A, वो भी इसके ऊपर से पास हो सकता है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो है 70 टन। वहीं हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज से जो है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का आजकल सीन कुछ ऐसा हुआ कर रहा है कि जैसे कि हम लोग 2-3 महीने में कुछ प्लान करते हैं ना कि आजकल चलो नया खरीद लेते हैं 2-3 महीने में, ऐसे उसी तरह उत्तराखंड के अंदर जो CM की कुर्सी है उस पर भी 2-3 महीने के अंदर एक नया CM बिठाया जा रहा है। तो अभी उत्तराखंड के जो नए CM बने उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। हाल ही में जो इससे पहले CM हुआ करते थे उनका नाम था तीरथ सिंह रावत, जो कि 116 दिन के लिए उत्तराखंड के CM रहे। तो अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और जो उसकी दूसरी राजधानी है उसका नाम है गैरसैंण। उत्तराखंड पहले 2000 से पहले कोई राज्य ही नहीं हुआ करता था, ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था तब, और सन 2000 के बाद एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि यहाँ पर CM बार बार चेंज हुए हैं। ऐसा 2012 से 2017 के टेन्योर में भी काफी बार हुआ है। 2012 में जिसकी पहले सरकार बन के आई थी वो नेशनल कांग्रेस की थी, जिसके अंदर सबसे पहले CM बनाया गया था विजय बहुगुणा को। ये लगभग 2 साल तक CM रहे और उसके बाद जो दूसरे CM आए उनका नाम था हरीश रावत। अगर हम हरीश रावत के बारे में बात करें तो हरीश रावत लगभग 2012 से 2017 के बीच में 3 बार CM रहे हैं उत्तराखंड के, जिसमें कि एक बार वो 2 साल के लिए, एक बार वो 1 साल के लिए और एक बार तो सिर्फ वो 1 दिन के लिए। यानी कि इन्होंने पूरा रोल निभाया है जो नायक मूवी है उसका। वहीं इन सबके चलते हुए 2012 से 2017 जो केवल 5 साल का टेन्योर होता है एक CM के लिए, उसके बीच में जहां इतने CM चेंज हो गए उसके बावजूद यहाँ पर 40 या 45 दिन के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। वहीं उसके बाद 2017 से 2022 का जो टेन्योर था उत्तराखंड के CM के लिए, जो वहां की चौथी विधानसभा के जो इलेक्शंस थे उसमें 4 साल के लिए जो पहले CM बने थे उनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये वही हस्ती हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ बयान दिया था कोरोना के बारे में। वहीं उसके बाद दूसरे हमारे जो CM निकल के आए थे जो सिर्फ 116 दिन के लिए, उनका नाम था तीरथ सिंह रावत, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड के CM हुआ करते थे। लेकिन अब जो प्रेजेंट में नए CM बनाए गए हैं उत्तराखंड के, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो अब हमारा रीजन बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, या फिर वहां की कोई प्रक्रिया है कि बार बार वहां पे CM चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम जानते हैं। अगर आप किसी पार्टी से भी नहीं हो तो भी आप CM बन सकते हो। वहीं अगर आपकी पार्टी जीत जाती है उस राज्य के अंदर और आप जिस सीट से चुनाव लड़े थे MLA के लिए वो आप वहां से हार भी जाते हो तो भी आप CM बन सकते हो 6 महीने के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की सरकार तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत से जीत गई। वहीं जहां से ममता बनर्जी खड़ी थी उस जगह का नाम था नंदीग्राम, वो वहां से चुनाव हार गई, लेकिन अभी भी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है कि 6 महीने बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी का कोई नेता अपना पद छोड़ देगा और वहां पे ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। अगर वो वहां से जीत जाती हैं तो आने वाले 5 साल के लिए वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर होंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ उत्तराखंड के अंदर। वहीं हमारा दूसरा रीजन बनता है कि अगर गवर्नर इस चीज को लिख कर दे दे राष्ट्रपति शासन को कि ये इस राज्य के अंदर जो CM है, जो पार्टी है, वो इस राज्य को नहीं चला पा रहे हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
अब जब प्रेसिडेंट रूल की बात आई गई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट रूल लगा है नंबर ऑफ टाइम्स, वो लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए, लंबे टेन्योर के लिए सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है। और आज की हमारी लास्ट न्यूज बनती है जो कि है चाइना से रिलेटेड, कि चाइना ने अपनी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बोले चाइना ने तो 100 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो वो तो अपने देश के लिए किए हैं, उसमें इंडिया का क्या स्टैंड है या फिर इंडिया का क्या फायदा उसमें। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिसने पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करा हुआ है कि वो अकेला ही सेल्फ रिलायंट है और वो अकेला ही कर सकता है अपने लिए, उसे किसी और की जरूरत ही नहीं है। इसमें सबसे पहला रीजन बनता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, यानी चाइना ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको रोड से नहीं तो पानी के माध्यम से जोड़ दूंगा। एग्जांपल के तौर पे चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो बना हुआ है, जो इंडिया से पास हो रहा है, सीपैक कॉरिडोर, जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट बनता है कि हांगकांग पर जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हांगकांग के ऊपर लगाता रहता है। उसके बाद चौथा हमारा पॉइंट बनता है कि जो साउथ चाइना सी पे चाइना हमेशा अपना कब्जा करके रहता है और ये कहता है कि ताइवान एक अलग देश नहीं है, वो चाइना का ही एक हिस्सा है। वहीं अब चाइना की ये प्लानिंग है कि इंडिया को चारों तरफ से चाइना घेरना चाहता है, क्योंकि इंडिया का जो डेक्कन वाला पार्ट है, जिसे हम पेनिनसुलर रीजन कहते हैं, जो कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसमें कि एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल और साउथ में आता है हमारा इंडियन ओशन। चाइना ने जो प्लानिंग बनाई है उसके तहत, क्योंकि नॉर्थ में तो पूरा देश चाइना है ही, वहां पे चाइनीज आर्मी है, उसके बाद उन्होंने वेस्ट में अरेबियन सी के अंदर एक पाकिस्तान का एक पोर्ट है जो खरीद लिया है, उसका नाम है ग्वादार पोर्ट। वहीं अगर हम साउथ की बात करें, इंडियन ओशन में चाइना ने श्रीलंका के अंदर 99 ईयर्स के लिए एक लीज पे एक पोर्ट लिया है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। वहीं अगर बात करें बे ऑफ बंगाल पे, जहां पर इंडिया की सबसे ज्यादा पकड़ है, वहां पर चाइना ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है एक आइलैंड का जिसका नाम है कोको आइलैंड। तो अब पॉइंट बनता है कि इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए क्या प्लानिंग बनाई है। जहां एक तरफ अरेबियन सी में चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है ग्वादार पोर्ट, वहीं इंडिया ने ईरान के अंदर एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है चाबहार पोर्ट, जिसकी वजह से वो अरेबियन सी में चाइना के ऊपर काउंटर कर सकता है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें साउथ के अंदर इंडियन ओशन में, जहां श्रीलंका के अंदर चाइना ने एक पोर्ट बना रखा है अपना 99 ईयर्स जिसे उसने लीज पे लिया हुआ है, हम्बनटोटा पोर्ट, वहीं इंडिया ने भी वहां पे एक पोर्ट बनाया है श्रीलंका के अंदर जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट। वहीं उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बे ऑफ बंगाल में, जहां चाइना कोको आइलैंड पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वहीं इंडिया का जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां पर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने अपने बेस बनाए हुए हैं। तो इसकी वजह से इंडिया ने पूरी फुल प्रिपरेशन कर रही है चाइना को काउंटर करने के लिए। ये थी हमारी सारी न्यूज़, जो भी हमारी लास्ट वीक के अंदर जितनी भी हमारी न्यूज़ सुर्खियों में रही थी। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो फिलीपींस, जो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, उसकी कैपिटल क्या है। तो अभी तक के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।